तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राम और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुलधारा गांव की एक अनसुनी कहानी। तो कहानी में कोई भी गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये कहानी है कुलधारा गांव की एक घटना जो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक इतिहासकार जिसका नाम है डॉक्टर आर्यन सिंह और वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता है। फिर एक दिन वो कुलधारा गांव के बारे में सुनता है। उस गांव के बारे में काफ़ी सारी कहानियां हैं जो कि बहुत ही डरावनी और रहस्य से भरी हुई हैं। अब आर्यन वहां जाने का सोचता है और कहानियों में कितनी सच्चाई है यह जानना चाहता है। तो वो अपनी टीम के साथ उस गांव के सफर पर निकलता है। आर्यन की टीम में निहारिका, करण, ईशा और रीना को मिलाकर कुल 5 लोग हैं। अब वो सारे कुलधारा के लिए रवाना होते हैं और हसीन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अपना सफ़र तय करते हैं। कुलधारा के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ही उनके मिजाज में एक बदलाव आता है क्योंकि बाहरी हलचल और खूबसूरत नज़ारों के मुकाबले गांव के अंदर एक अजीब सी शांति का माहौल है। फिर वो गांव के अंदर जाते हैं और कुलधारा गांव की अंधेरी रात ने एक अनोखा माहौल पैदा किया हुआ है। चांदनी के अभाव में गांव की गलियां और हवेलियां एक भयानक शांति में लिपटी हुई थी। एक खौफनाक से आवाज़ करती हुई हवाएं जैसे गांव अपने अनजान रहस्यों को छुपा रहा हो, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर आर्यन अपनी टीम के साथ कार से उतरकर हवेली की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन इस खौफनाक शांति में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। उसने सुना था कि कुलधारा गांव में एक खौफनाक और रहस्यमय हवेली है जिसकी कहानियां अनजानी आत्माओं से भरी पड़ी है। आज रात आर्यन और उसकी टीम इस हवेली का राज जानने और इस गांव का राज जानने के लिए यहाँ आए हैं कि क्या वो कहानियाँ सारी जो उन्होंने सुनी हैं वो कहानियाँ सच हैं या ऐसे ही अफवाह है। आर्यन की टीम ने जैसे ही हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक जोरदार हवा का झोंका उन सब के चेहरे से गुजरा जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर वो सब हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाजा धीरे से खुलता है। उनके सामने हवेली का इंटीरियर है जहाँ सिर्फ घना काला अंधेरा है। वहाँ बहुत ही डरावना माहौल है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही 4 कदम चलने के बाद ईसा के ऊपर हवेली का झूमर गिरता है और तभी आर्यन उसको वहां से हटा देता है तो झूमर टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और तभी अंधेरे में पीछे से एक आहट महसूस होती है जैसे कोई अंदर है। फिर आर्यन ने एक कोने की तरफ देखा और वहां एक बिल्ली बैठी हुई थी। वो आर्यन को घूर रही थी और तभी हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और रीना डर जाती है। तो करण हंसने लगता है और बोलता है कि हवा चल रही है, इतनी फट रही थी तो यहाँ आई ही क्यों। फिर वो सब और आगे बढ़ते हैं और आर्यन बोलता है अगले 3 दिन हम इसी गांव में रुकने वाले हैं, तो सब लोग अपने लिए रूम देख लो और रहने का इंतज़ाम कर लो। फिर सब ने अपना अपना रूम देखा और उसके सफाई में लग गए क्योंकि वो हवेली काफ़ी समय से बंद पड़ी है। इस गांव में भी अब कोई नहीं रहता। रीना अपने रूम में मोमबत्तियां जलाकर उजाला कर रही थी पर बार बार एक हवा का झोंका उस मोमबत्ती को बुझा रहा था, मानो कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। तभी अचानक से रीना के सामने एक अलमारी थी, वो थोड़ा सा हिलने लगती है। तब अलमारी से कुछ आवाज आई और रीना मोमबत्ती जलाकर आगे बढ़ती है और जैसे ही उसने अलमारी खोली उसके पैर पर एक कटा हुआ सिर गिर गया। वो चीख कर भागी वहां से। तभी रूम लॉक हो गया
बाहर से। अब उसकी चीख सुनकर आर्यन और बाकी सब उसके रूम में आए और उन्होंने देखा दरवाजा तो बाहर से बंद है। फिर रीना कहाँ गई? तभी एक और चीख सुनाई दी अंदर से और जल्दी से दरवाजा खोल के वो सब अंदर गए और उन्होंने देखा कि रीना बेहोश पड़ी थी। तब सब ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई और रोने लगी। तब करण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अंधेरे में कुछ सामान गिरा होगा पर तुम फिर से डर गई। जब से यहाँ आए हो डर ही रही हो, इसलिए ऐसे ख्याल आ रहे हैं। फिर रीना ने बोला, मैं ईशा के साथ ही सोऊंगी। अब आर्यन इस सब के बीच अपना फोकस नहीं खोना चाहता था। उसका मेन मोटिव था कि कुलधारा की कहानियों में कितनी सच्चाई है। तो अब करीबन 1 बज चुके थे पर आर्यन की नजरें अभी भी हवेली में जैसे कुछ तलाश रही थी। फिर देखते देखते उसे एक हिडन रूम मिला, एक खुफिया कमरा। वो उस रूम में जाता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे एक अजीब सी एनर्जी का आभास होता है। फिर अंदर खोजबीन करते हुए उसे एक पत्थर दिखा जो अंधेरे में भी चमक रहा था। फिर जैसे ही उसने उसे छुआ उसे एक झटका सा लगा, जैसे किसी अनजानी शक्ति का अनुभव हुआ। उसने पत्थर को उठाया और उसके नीचे एक बुक भी रखी हुई है। उस बुक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज बता रही हो। फिर आर्यन ने उस किताब को उठाया, तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख। जैसे ही पलटा उसने देखा कि वो निहारिका है। फिर उसने वो पत्थर और वो किताब निहारिका को दिखाई और दोनों उस किताब को खोलकर पढ़ने लगे। उसमें कुछ अनसुनी कहानियां लिखी हुई थी जो आज तक किसी को पता नहीं। पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनोखे एहसास का अनुभव कर रहा है जो शायद उसकी जिंदगी को बदल देगा। उस कहानी से आर्यन के मन में कुछ नए सवाल जगा दिए और नए नए राज जानने के लिए आर्यन का मन बेताब होने लगा। उसने फील किया जैसे जैसे वो कहानी में आगे बढ़ रहा है उसे एक रहस्य की अनुभूति हो रही है। फिर उसने किताब बंद करके उस पत्थर को ध्यान से देखना शुरू किया। अब आर्यन के मन में ख्याल आने लगी कि क्या ये पत्थर उन्हीं कहानियों का हिस्सा है जो उसने लोगों से सुनी है। क्या इस पत्थर का और गांव के शापित होने का कोई लिंक है? फिर आर्यन ने वो पत्थर निहारिका को दिया और उसकी जांच करने को बोला और वो दोनों वहां से अपने रूम में आ गए। फिर आर्यन ने कुलधारा से जुड़ी कहानियों की कुछ पुरानी किताबें अपने बैग से निकाली और सारी रात उन सबको मिलाकर पढ़ने लगा। उसके बाद आर्यन को यह समझ आया कि कुलधारा में श्राप के कारण एक विशेष भूत आत्मा जमीन के नीचे वास करती है। फिर अगले दिन सब उठकर उस गांव में घूमने के लिए निकले ताकि वो वहां के बारे में और जान सकें। तब आर्यन उन सबको जाने को बोलता है और खुद हवेली में रुकता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी उस पत्थर को लेकर बहुत से सवाल थे जो वो सुलझाना चाहता था। अब सब गांव में घूम रहे थे और वहां के अवशेषों को देखकर उनमें से अपने परीक्षण के लिए कुछ चीजें चुन रहे थे। तब अंकिता और ईशा एक साथ जाते हैं और करण और रीना एक बड़े से घर में घुसते हैं। अंदर जाकर वहां खोजबीन करने लगते हैं। तब करण और रीना को वहां कुछ मानव कंकाल मिलते हैं और रीना करण से बोलती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद करण वहां से जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो दरवाजा ही वहां से गायब हो चुका है। अब रीना बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी रीना का पैर जमीन के अंदर कोई खींचने लगता है और करण ये देखकर रीना का हाथ पकड़कर खींचता है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी करण को जैसे किसी ने उठाकर फेंक दिया हो, ऐसे उछलकर वो खिड़की से बाहर गिरता है और वो देखता है रीना का पैर पकड़कर किसी ने पूरा जमीन के अंदर खींच लिया। देखते ही देखते रीना पूरी जमीन में समा गई। फिर वो भागता हुआ निहारिका और ईशा की तरफ जाता है और सारी बात बताता है।
फिर वो सब जल्दी से उस घर में वापस आते हैं और निहारिका आर्यन को कॉल कर रही होती है पर नेटवर्क ही नहीं होता। फिर वो तीनों अंदर जाकर उस जगह पर देखते हैं और वो सब भी अंदर ही फंस जाते हैं। अब वो तीनों बहुत डरे हुए हैं और तभी निहारिका को ऐसा लगता है जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो और देखते ही देखते एक काला साया निहारिका को गले से पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। ईसा उसे वहां पड़ी चीजें फेंक कर मारती है और करण उस पर चाकू से वार करता है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो निहारिका का सिर छत से टकरा देता है और निहारिका नीचे गिर जाती है और ईसा को पकड़कर उसे भी जमीन में खींचने लगता है। तभी वो आर्यन आ जाता है और उसी पत्थर से उस आत्मा के सिर पे मारता है जो पत्थर उसे हवेली में मिला था। तब वो आत्मा वहां से भाग जाती है। फिर वो सब वहां से भागकर अपनी कार के पास जाते हैं ताकि यहाँ से निकलकर वो मदद मंगा सकें और रीना का पता लगा सकें। पर अब जैसे ही वो अपना सामान और कार कीज लेने उस हवेली में वापस जाते हैं, हवेली का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सब डरे हुए हैं और हवेली में ही अंदर खड़े होकर सहमे हुए हैं। तभी फिर से जमीन से कुछ आवाज आने लगती है और एकदम से रीना की लाश जमीन फाड़ कर बाहर आती है और उन सब के ऊपर ही गिर जाती है। वो आत्मा ने उसको मारकर फेंक दिया था। अब रीना को मरा हुआ देखकर ईसा जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो उसकी कजिन थी और वो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी पर ईसा के साथ आ गई थी। फिर आर्यन वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। निहारिका भी इस सब के बीच घायल हो चुकी है। उसके हाथ और गले पर उस आत्मा के नाखून के वार से जख्म हो गए हैं। फिर आर्यन सबको एक साथ रहने को बोलता है और वो रहस्यमय किताब में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब निहारिका के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो आत्मा इस हवेली में हम पर हमला नहीं करती है, बस हमें डराती है। कैसे इस हवेली में हम आए हैं पर आज जब हम बाहर गए तब ही हम पर हमला किया। तब तक आर्यन को उस किताब में कुछ मिलता है। उस किताब में लिखा था कि कई दशक पहले कुलधारा गांव के एक समृद्ध गांव था, पर इस गांव का जो अधिपति था उसे एक तांत्रिक ने बताया कि इस गांव के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तब अधिपति ने मन में लालच जाग गया और वो उस खजाने को पाने के लिए तांत्रिक से मिल गया। पर उस तांत्रिक ने बताया कि उस खजाने को पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी सुरक्षा एक शापित आत्मा करती है और अगर कोई गड़बड़ हुई तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर अधिपति के मन में लालच आ चुका था तो उसने तांत्रिक को बोला, तुम अनुष्ठान शुरू करो। तब तक तांत्रिक ने बताया कि अनुष्ठान करने में 21 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे हर 3 दिन में एक बच्चा गांव से गायब होने लगा। पर जब ऐसे अचानक से इतने बच्चे गायब होने लगे, गांव वालों में भी डर पैदा हो गया और वो इसकी जांच करने में लगे थे। कुछ गांव वाले रात में पहरा भी देने लगे। अधिपति ने एक एक करके 20 बच्चों की बलि तो दे दी और उन सारी बलि को एक पत्थर में सिद्ध करते जा रहे थे। अब एक और बच्चे की बलि देना बाकी था। उस रात भी अधिपति ने एक बच्चे को भी उठा लिया और उसकी बलि देने के लिए तांत्रिक के पास ले गया। अब उस बच्चे की बलि तो दे दी पर उस रात एक गलती हो गई। गांव के एक पहरेदार ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और वो सारे गांव वालों को जाकर ये बात बता दी। तब सारे गांव वालों का खून खौल उठा और वो वहां जा पहुंचे। गांव वालों का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उन्होंने उस घर में ही आग लगा दी जहां वो अनुष्ठान कर रहे थे। अब अधिपति को वहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो वहां के रास्ते जानता था। पर
वो तांत्रिक वहीं फंसा रह गया। तो अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस तांत्रिक ने सालों से दबे उस श्राप को जगा दिया और गांव के नीचे दबी वो आत्मा अब बाहर आ गई थी। इधर अधिपति वो पत्थर चुराकर वहां से भाग निकला और अपनी हवेली में उस पत्थर को कहीं छिपा दिया और इस गांव को छोड़कर भागने लगा। तभी गांव के कुछ लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं और गांव वाले गुस्से में उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो श्राप अब उन गांव वालों को जीने नहीं देगा और वो पत्थर जिसमें गांव के इस 21 बच्चों की बलि सिद्ध करी गई थी, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे उस आत्मा ने पूरे गांव को मरघट बना दिया। ये कहानी पढ़कर आर्यन को एक रहस्य तो साफ पता चल गया था कि हो न हो ये वही पत्थर है जो आर्यन को उस खुफिया कमरे में मिला था। किताब के अगले पन्ने पर कुछ लाइंस बनी थी और उन पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई नक्शा बना हुआ हो। उसमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। अब जब इतना बड़ा रहस्य पता चला तो आर्यन जल्दी से उसी कमरे में जाता है और ढूंढते ढूंढते जहां उसे पत्थर मिला था उसके पीछे एक छोटा सा रैक था, वहां उसे एक नक्शा जैसा कुछ मिलता है। फिर वो उसे लेकर बाहर आता है और उस किताब को फिर से खोलता है और देखता है कि उस किताब में भी उस नक्शे के जैसे लाइंस बनी हैं। पर आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर है क्या, और आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वो उस किताब को फेंक कर चीखने लगता है। तब निहारिका उसके पास आती है, फिर उसे हक करती है और शांत होने को बोलती है। तभी हवा से वो नक्शा उड़कर किताब के उसी पन्ने पर जाकर गिरता है। तब निहारिका देखती है कि नक्शा उस पन्ने पर गिरने से कुछ नई संरचना तैयार हो रही है और वो जल्दी से आर्यन को बताती है कि देखो। फिर आर्यन उसे अच्छे से सेट करके देखता है तो वो एक पूरा मैप बन जाता है जो कि किसी एक पॉइंट को दर्शा रहा था। तब आर्यन उस रहस्यमय किताब को आगे बढ़ता है। फिर उसे पता चलता है कि उस आत्मा को फिर से कैद करने के लिए 21 बलि से सिद्ध पत्थर को गांव के चौराहे पर बने मंदिर के अंदर हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके पैर के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्थर वहीं से चुराया गया था। पर मेन प्रॉब्लम तो ये है कि घर से निकलते ही वो शापित आत्मा उन पर हमला कर देगी और यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पर आर्यन बोलता है यहाँ से निकलना है तो जाना तो पड़ेगा, इसलिए आर्यन ये काम करने की सोचता है। तो निहारिका बोलती है मैं भी साथ चलूंगी। तब आर्यन बोलता है नहीं, बाहर खतरा है, हवेली के अंदर तुम सब थोड़ा तो सेफ रहोगे। तभी करण बोलता है जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे, फिर चाहे जो हो। फिर वो सब हवेली से निकलते हैं और कुछ ही दूर जा पाते हैं। तभी वो आत्मा पीछे से आकर ईशा को हवा में उड़ाकर पत्थरों में फेंक देती है, जिससे ईशा को बहुत चोट लग जाती है। फिर निहारिका उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो निहारिका का एक पैर को खींच कर जमीन में फंसा देती है, जिससे निहारिका के पैर में मोच आ जाती है। तब तक करण दौड़कर ईशा को उठाता है और आर्यन निहारिका के पैर को निकालने लगता है। अब आर्यन निकाल ही रहा होता है कि तभी एक तेज हवा का बवंडर पत्थरों को अपने साथ लेकर आर्यन और निहारिका की तरफ बढ़ रहा है और आर्यन के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगता है, जिससे आर्यन दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब उसके बैग से वो रहस्यमय पत्थर भी गिर जाता है। अब आर्यन बेहोश पड़ा है और निहारिका का भी पैर जमीन में फंस चुका है और ईशा को पत्थरों पर गिरने से बहुत चोट लग गई है। फिर इतने में करण को गुस्सा आता है और वो चीखता है दम है तो सामने आके वार कर। हाथ में एक नुकीला पत्थर लेकर जोर जोर से उस आत्मा को ललकारने लगता है। तभी
एकदम से करण के सामने आकर वो आत्मा खड़ी हो जाती है और करण को बहुत मारती है। अब करण बिल्कुल बेजान पड़ा है और वो आत्मा अब उसकी तरफ बढ़ रही है और करण के सिर को अपने पैर से जमीन में दबाकर गाड़ने लगती है। पर तब तक आर्यन को होश आ जाता है। अब आर्यन उठकर वही नुकीला पत्थर उठा लेता है और पीछे से उस शापित आत्मा की पीठ में घुसा देता है और वो आत्मा कुछ देर के लिए वहां से गायब हो जाती है। फिर आर्यन करण को सहारा देकर उठाता है और निहारिका का भी पैर निकालता है। फिर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी निहारिका आर्यन के बैग को देखती है और बोलती है कि वो पत्थर कहाँ चला गया। तो सब मिलकर पत्थर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी फिर से वो आत्मा निहारिका पर हमला कर देती है। इस बार तो निहारिका का हाथ भी टूट जाता है और अब आर्यन ने उस आत्मा के गले को पीछे से अपनी बाजुओं में पकड़ लिया और सबको बोला कि वो रहस्यमय पत्थर उठाकर जल्दी से भाग जाओ। वो तीनों भागने लगे। इधर आर्यन उस आत्मा का गला दबाकर पकड़ा हुआ है। अब उस आत्मा ने अपने नाखूनों से आर्यन के गले के पास नोच लिया, जिससे आर्यन को बहुत जलन होने लगी। तो उसकी पकड़ ढीली हो गई और जैसे ही उस आत्मा को मौका मिला वो वहां से सीधे उन तीनों के पीछे गई। अब वो तीनों भाग रहे हैं और वो शापित आत्मा तेजी से जमीन के अंदर ही उनके पीछे पीछे जा रही है। निहारिका के हाथ में वो पत्थर था, तो वो आत्मा जैसे ही निहारिका के करीब जाकर उसे जमीन में खींचने वाली थी, तभी निहारिका वो पत्थर करण की तरफ फेंक देती है और अब करण उसे लेकर भाग रहा होता है तो वो आत्मा उसको गिरा देती है। तब करण उसे पत्थर से आत्मा के सिर पर जोर से मारता है और वो भागने लगता है। तब वो आत्मा ईसा को पकड़ लेती है और करण वहीं रुक जाता है। फिर वो आत्मा ईसा के बालों से पकड़कर उसे ऊपर लटका देती है और अपना हाथ करण की तरफ ऐसे बढ़ाती है जैसे मानो वो कह रही थी कि वो बलि का पत्थर उसे दे दो। फिर करण के मन में रीना का ख्याल आता है और वो पत्थर देने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। इतने में पीछे से आर्यन उसका वो हाथ ही काट देता है जिससे उसने ईसा को पकड़ा था। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और मंदिर तक पहुंच ही जाते हैं। फिर ऋषभ मंदिर के अंदर जाकर वो पत्थर को उसकी जगह पर रखता है और उस रहस्य की किताब को खोलकर आगे क्या करना है देखने लगता है। तो वो पढ़ता है कि इस पत्थर को स्थापित करने के बाद हनुमान जी का आवाहन मंत्र पढ़ना है और सिंदूर तिलक करके पत्थर को पूर्व दिशा में घुमाना पड़ेगा। तब आर्यन वैसा ही करने लगता है जैसे किताब में लिखा है। पर इस बीच वो आत्मा उन सबको बहुत तकलीफ देती है, बहुत मारती है, क्योंकि मंदिर में है तो सीधे जान तो नहीं ले सकती। पर आर्यन के सिर पर एक बड़ा सा पिलर गिर जाता है, फिर भी वो नहीं रुकता और स्थापना पूरी करके पत्थर को पूर्व दिशा में घुमा देता है और जैसे ही घुमाता है वो आत्मा वहीं कैद हो जाती है। और इस तरह से आर्यन के कुलधारा के रहस्य जानने की जर्नी खत्म होती है और उस शापित आत्मा का अंत हो जाता है। इस सब के बीच उन्होंने अपनी दोस्त रीना को खो दिया। पर वो कहते हैं ना, बड़े काम के लिए बड़े अंजाम भी सहने पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अपनी गलतियों का पता चलेगा और मैं सुधार करके आपके लिए और बेहतर कहानियां ला पाऊंगा। बाकी कहानी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कहानियों के अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।